हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तुगलक वंश। देखिए, तुगलक वंश कहते हैं बहुत ही एक्साइटिंग थी, बहुत ही मजेदार थी, जिसको आपको जानना अत्यंत रोचक रहेगा। देखिए, सो जाइएगा देखते देखते तो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लेकिन समझिएगा तो आपको एक नई बात जानने को हमें मिलेगा। कहते हैं तुगलक वंश अगर देखें हम तो बड़े इंटरेस्टिंग इनके जो दौर होते हैं गुजरे थे, और यहाँ पर जान के आपको बहुत हंसी भी आएगी, हैरानी भी होगी कि ये पढ़े लिखे जब गलतियां करते हैं तो इसका अंजाम क्या होता है वो भी आपको पता होगा। तो इसमें तुगलक वंश के शासकों ने ठीक है काफ़ी कुछ हमें समझाने की कोशिश किया है, और वो गलतियां आपने नहीं करना है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। अधूरा जानकारी आपको पता है ना खतरनाक होता है, तो इसलिए पूरा वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और इंटरेस्टिंग फॉर्म में। नहीं कि आप देखते देखते सो जाओ, ऐसा नहीं है। मज़ेदार इंटरेस्टिंग बातें आने वाली। देखिए, तुगलक वंश का अगर देखा जाए स्थापक जो है गजनी मलिक था। यानी तुगलक वंश की बात करें हम तो तुगलक वंश का स्थापक तो जो था गजनी मलिक था, जिसने गियाउद्दीन तुगलक के रूप में सन 1320 ईस्वी में सिंहासन हासिल किया था। और इसने बहुत ही चतुराई से जो है ये सिंहासन अपनाया था, क्योंकि इससे पहले आपको पता ही है तुगलक से पहले जो हमारा था खलजी वंश, उनको जो है मूर्ख बनाना, उनको उस पर विजय पाना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी जो है तुगलक वंश के स्थापक गजनी मलिक ने बहुत ही होशियारी से जो था 1320 में जो है सिंहासन हासिल कर ही लिया, जिसका वंश जो है 1412 ईस्वी तक चला। देखा जाए तो बहुत लंबा अवधि काल है, कम से कम ये 90 के आसपास तो पड़ेगा ही पड़ेगा जब उनके जो है पूर्वजों ने राज किया। कहते हैं बहुत लंबा सफर था। अलाउद्दीन के शासनकाल में गियाउद्दीन तुगलक के विशिष्ट पदों पर कार्य भी किया था, और 1325 ईस्वी में छोटे से शासनकाल के उपरांत गियाउद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। देखिए, छोटे से शासनकाल के अंतराल में जो है गियाउद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, और उसका पुत्र मोहम्मद तुगलक गद्दी पे बैठा। मोहम्मद तुगलक बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तुगलक के शासन काल में दिल्ली सल्तनत जो संगठित हुई, और सल्तनत के सीधे नियंत्रण में कई क्षेत्र आ गए। यानी देखा जाए तो ये कई क्षेत्रों पर अपना विजय हासिल करके जो है अपने सल्तनत को काफ़ी बढ़ा लिया। कहते हैं जब सल्तनत काफ़ी बढ़ जाती है ना तो उसको कंट्रोल करना भी अच्छे प्रशासक का एक रवैया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक हुई। अब क्या मिस्टेक हुई आगे देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो दक्कन और दक्षिण प्रदेश, आखिर दक्कन और दक्षिण प्रदेश में क्या बातें थी। कहते हैं अलाउद्दीन द्वारा विजित दक्कन के क्षेत्र में शुल्क अदा करना बंद कर दिया था, स्वतंत्रता का झंडा उठा दिया था। आपको पता ही है जब शासन कमजोर पड़ते हैं ना तो जनरल सी बात है कि वहाँ के लोग जो होते हैं खुद ही अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो प्रशासन है उसको पूरी तरह से जो है अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजकुमार होते हुए जुन्ना खान के नाम से प्रचलित राय रुद्रदेव के खिलाफ अभियान छेड़ा। देखिए, बहुत ही कम उम्र में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़ी ही समझदारी से जो है उसके खिलाफ, जो उसे काफ़ी पावरफुल था, उसके खिलाफ उसने अभियान छेड़ दिया, जो लंबे युद्ध के पश्चात पराजित हो गया। बरंगल अब दिल्ली सल्तनत के सीधे नियंत्रण में था। मलबार भी पराजित हुआ, अब पूरे तेलंगाना क्षेत्र के प्रशासनिक टुकड़ियों में बट गया तथा सल्तनत का जो हिस्सा बनाया। मोहम्मद तुगलक ने तो दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। उसका नाम जो था दौलताबाद रखा गया। यानी इसने डायरेक्ट देखा जाए तो जो बहुत काफ़ी जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैसला लिया गया कि ये जो राजधानी है उसको शिफ्ट किया जाए, देवगिरी में शिफ्ट किया जाए, जो कि उस समय दौलताबाद के नाम से जाना जाता था। वास्तव में वो उत्तर प्रदेश के यहीं से नियंत्रण करना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि हर क्षेत्र में अपना नियंत्रण रहे। व्यापक संख्या में कुलीन वर्ग, धार्मिक व्यक्ति और शिल्पी नई राजधानी में स्थानांतरित किए गए थे। प्रतीत होता है कि उसका इरादा दौलताबाद को दिल्ली के साथ साथ दूसरी राजधानी बनाने का था। कालांतर में यह योजना त्याग दी गई। हालांकि इस योजना ने दक्षिण तथा उत्तर के मध्य रिश्तों में काफ़ी सुधार किया। क्षेत्रीय विस्तार के साथ साथ सामाजिक संस्कृति तथा आर्थिक संबंध बड़े ही फूले फूले। कहते हैं इस समय जो है हर चीज़ का जो है काफ़ी प्रोग्रेस हुआ और काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। देखिए, कहते हैं ना, मैंने कहा ना बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया हर नीति काफ़ी महत्वपूर्ण थी।
लेकिन क्या आखिर ये सारी नीतियां कामयाब हुई? अगर हुई तो जो है तुगलक वंश का अंत क्यों हो गया? तो ये सारा प्रश्न जब हम पूरे चैप्टर समझेंगे तब आएगा। चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या है। उसके पश्चात आता है पूर्वी भारत। आखिर पूर्वी भारत में क्या खास था? कहते हैं जयनगर उड़ीसा के शासक भानुदेव द्वितीय ने जो है वारंगल के राज्य रुद्रदेव की सहायता सुल्तान के खिलाफ युद्ध में की थी। उल्गू खान के नेतृत्व में सन 1324 में भानुदेव द्वारा द्वितीय पराजित हुआ और उसके राज्य को भी सम्मिलित कर लिया गया। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके राज्य को भी अपने राज्य में समेट लिया। बंगाल में सुल्तान के खिलाफ दरबारियों में असंतोष फैल गया, यानी दरबारी जो थे उसमें असंतोष का लहर फैल गया। असंतोष ने राजकुमार को आमंत्रित किया कि वहां के शासक पर हमला करे। बंगाल की सेना पराजित हुई। नसरुद्दीन नामक सरदार की गद्दी सौंप दी गई, यानी ये जो था नसरुद्दीन नामक सरदार को ये गद्दी सौंप दिया गया, क्योंकि विजय के बाद इतना बड़ा शासन पर शासन करना संभव नहीं था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए शासन करना संभव नहीं था। अब यहाँ पर था राजधानी परिवर्तन करने में आखिर क्या मूर्खता दिखाई गई, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे समक्ष आता है राजधानी में परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक के सर्वाधिक विवादपय निर्णय में एक था दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने का। कई तो स्कॉलर ये भी कहते हैं कि ये ग्रेजुएट मूर्ख था, पढ़ा लिखा मूर्ख था। कहते हैं इतने बड़े शासन को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, और शायद इसी वजह से जो है इसको विवादग्रस्त कहते हैं, यानी विवादित ये था फैसला जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया था। आखिर क्यों, क्या कारण था इसका? कहते हैं दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद राजधानी परिवर्तन का कारण क्या था और इसका सबसे अधिक इफेक्ट किस पे पड़ा? कहते हैं डॉक्टर महेंद्र शासन के अनुसार सुल्तान दोनों राजधानियों को बरकरार रखना चाहता था, यानी दोनों राजधानियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। बर्नी के अनुसार सन 326 से 27 में सुल्तान के अपनी राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय कर लिया, क्योंकि वह केंद्रीय स्थिति में स्थिर था। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली की जनता सुल्तान को गलियों वाले पत्र भेज करती थी। अंततः उन्हें दंडित करने के लिए सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय लिया। इमामी कहते हैं कि वह स्थान उत्तरी पश्चिम सीमा से काफ़ी दूर था, अंततः मंगोल की पहुंच से परे था। विभिन्न मतों के वजह से इस स्थानांतरण की मुख्य वजह पर बहुत ही मुश्किल है। देखिए, कहते हैं आखिर क्या वजह था, ये बहुत से स्कॉलर ने अपने अपने विचारधारा को यहाँ पर रखा है, तो ये कहना संभव नहीं है कि आखिर क्यों हुआ। लेकिन सबसे बड़ा मोटिव तो यही था कि वो नियंत्रण रखना चाहता था, सभी राज्यों को अपने हाथों में नियंत्रण में रखना चाहता था। चाहे कोई स्कॉलर कुछ भी कहे, इस बात के हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही होता है कि कोई भी राजा का महत्वाकांक्षा यही होता है कि भाई जो हम राजधानी जीते हैं, जो हमारा क्षेत्र है वो हमारे अधीन रहे, और अधीन तब रहेगा जब आपके आंखों के सामने रहेगा। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला यही था कि हम जो है राजधानी को शिफ्ट कर लें, और इससे क्या होगा, हम उस क्षेत्र के एरियाओं को जो है काफ़ी आसानी से देख सकते हैं। कई स्कॉलर तो ये भी कहते हैं कि वहाँ पर धन दौलत की काफ़ी थी, इसलिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा फैसला लिया। लेकिन दिल्ली के समस्त लोगों को दिल्ली छोड़ने को नहीं कहा गया था। मात्र उच्च वर्ग जैसे शेख, अभिजात वर्ग, उलेमा इत्यादि ही दौलताबाद ले जाए गए थे। बाकी लोगों के ले जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। मोहम्मद तुगलक ने हालांकि दिल्ली से देवगिरी तक सड़क का निर्माण जरूर किया था तथा विश्राम गृहों को भी स्थापित किया था, किंतु लोगों के लिए सफ़र आसान नहीं था, कष्टदायक था। यात्रा और भयानक गर्मी की वजह से काफ़ी लोग मर गए। बढ़ते असंतोष को देखकर तथा भांप कर भी दक्षिण के उत्तर भारतीय नियंत्रण नहीं हो पाएगा, ठीक है, सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का फिर से निर्णय ले लिया। यानी यहाँ से क्या किया, दौलताबाद गया, वहाँ पर अपनी राजधानी शिफ्ट किया, लोगों को भी ले गया। कहते हैं इसमें अधूरी बातें दी गई है, जैसे कि मैंने बीए वाले बच्चों को पढ़ाया था, उसमें साफ लिखी हुई थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ये निर्णय लिया था कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति राज्य में नहीं रहेगा। इवन इसके जांच पड़ताल करने के लिए वो अपना खुद ही महल पे चढ़ के पूरा निरीक्षण किया था, और वहाँ पर सिर्फ 2 बंदे दिखे। और कौन बंदे थे 2? जब उसने देखा सिर्फ 2 बंदे ही उसके राजधानी में थे, एक अंधे, ठीक है, और एक बहरे थे, तो कहते हैं कि इसने उसको भी मरवा दिया। लेकिन कहते हैं जब ये राजधानी शिफ्ट हो रही थी तो बहुत से लोग जो थे भूख प्यास से बीच में ही दम तोड़ दिए और बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जैसे वो देवगिरी पहुंचा
तो वहाँ से उसने क्या किया, सभी लोगों को दोबारा जो है दिल्ली में शिफ्ट करने का निर्णय लिया। कहते हैं ये स्थानांतरण के कारण बहुत से लोगों ने जो है अपनी जान गंवा दी और बहुत से लोग जो है धन दौलत का इसमें नुकसान हुआ। इसलिए कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा जो है मूर्ख। कहते हैं इतना बड़ा बदलाव करना संभव नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप 12वीं के कर रहे हो, चाहे कोई भी कंपटीशन की कर रहे हो, कभी एग्जाम में आ जाता है कि पढ़ा लिखा अनपढ़ किस राजा को माना जाता है। तो आप तो समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं क्या है। और एक और बात भी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जुड़ा हुआ था, जो मैं बीए वाले बच्चों को पढ़ाया था, उसमें ये साफ थी कि भाई इसने बहुत अच्छा कोशिश किया था, अपने तरफ से ये बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहते ना भाग्य और समय की मार थी या कुछ कमियां थी जिसके वजह से जो कोई भी प्लान थी वो सफल नहीं होती थी। और ये बातें जो है जब हम इस टॉपिक के आगे बढ़ाएंगे तो इस बात का जो है आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या गलतियां हो रही थी जो अच्छा चाहने के पश्चात भी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ बुरा हो रहा था। देखिए उत्तर पश्चिमी के अंतर्गत हम देखें तो नियमित अंतराल पर दिल्ली सल्तनत पर मंगोल के आक्रमण होते रहते थे। और कहते हैं सन 1326 से लेकर 27 में तमसीन खान के नेतृत्व में बड़ा ही मंगोलिय आक्रमण हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक के सीमाओं की सुरक्षा करने का निर्णय भी लिया गया। लाहौर से कन्नौज पेशावर तक जीत लिए गए तथा नया प्रशासन नियंत्रण लागू भी किया गया। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने कराचिल क्षेत्र, वर्तमान जो हिमाचल के आज क्षेत्र में जाना जाता है, देखिए ये यूपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल का जो है पुराना नाम क्या है, तो वो है कराचिल। कराचिल के क्षेत्र को ही है हिमाचल के प्रदेश के नाम से आज जाना जाता है। कंधार के भी जीतने का प्रयत्न किया गया किंतु सफल नहीं हुआ। वास्तव में इस योजना को बहुत ही नुकसान हुआ। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर जो है 12वीं क्लास के बच्चों के लिए सिलेबस की रिगार्डिंग है, फिर भी मैं यूपीएससी एग्जाम की बात क्यों बीच बीच में कर देता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने भी दिया है, मुझे भी पता है कि यूपीएससी एग्जाम में क्या पूछा जाता है। आप एमसीक्यू लेके लगे रहते हो, वो उसमें से नहीं आता है। एमसीक्यू में से आपका अगर जो बच्चों ने किताब स्टडी किया है, जो बुक स्टडी किया है, आपको पता है ना कि बीए के बाद ही आप जो है यूपीएससी एग्जाम दे सकते हो, यानी कोई भी ग्रेजुएट करने के बाद ही। तो ग्रेजुएट करने के बाद आपको जो क्वेश्चन होता है, आपने देखा होगा, प्रीमियम दिया होगा फर्स्ट टाइम, अगर पहली पेपर दिया होगा तो उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो पुराने समझ से ही होता है और वो चैप्टर के अंदर से होता है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ वहाँ से तराश रहे होते हैं, यूपीएससी एग्जाम में हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपका एक क्वेश्चन भी उसमें से खाक भी नहीं आएगा। ये मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ। ठीक है, अगर आपका एम है आगे आईपीएस क्रैक करने का, आगे जो है यूपीएससी एग्जाम देने का, तो इसलिए मैं अब से ही आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको इसी को जो है फोकस करना है और इसी को आगे बढ़ा के आगे लेके चलना है। और विश्वास कीजिए आगे आपको ये बात को समझ आ जाएगा कि जो त्रिपाण स्टडी सेंटर ने बात कहा था वो सच है। किताब कहीं से भी आपको एमसीक्यू जो करा रहे होते हैं, 40-50 कर रहे होते हो, वो नहीं देते हैं एग्जाम में। ठीक है, मैंने खुद देखा है और मैंने खुद एक्सपीरियंस मैंने किया है। अगर आपको लगता है अगर झूठ है तो आप खुद ही एक्सपीरियंस करके देख सकते हो। जब आगे जाओगे तो आपको मेरी बात जरूर याद आएगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर ने सही कहा था कि भाई क्वेश्चन जो होते हैं कभी भी जो एमसीक्यू दिखा रहे होते हैं उसमें से नहीं आता है। या आप कोई भी पुराने जो है पेपर लेके देख लीजिए, आता है चैप्टरों के अंदर से। तभी त्रिपाण स्टडी सेंटर ने इस बात पर गौर किया और आप लोगों के लिए चैप्टर को ही पढ़ाना मुसाफिर समझा, क्योंकि चैप्टर बच्चों को अगर समझ में आ जाती है तो वो तो अपना 10th हो +2 हो या कोई भी क्लास हो उसको तो अच्छे से कर ही लेंगे, प्लस उनका इंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम भी सुचारू रूप से जो है तैयार हो जाएगा। तो बात को समझिए, आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं हमारा आगे क्या है। देखा जाए तो इस योजना के वजह से जो है मोहम्मद बिन तुगलक को काफ़ी जो है नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कहा जाता है कि नई नीतियां अपनाने के विषय में मोहम्मद तुगलक अच्छा था, उसकी विचारधारा सही था, वो अच्छा करना चाहता था। ठीक है, नई नीतियों के अंतर्गत उसका विषय बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सराहनीय था। उसने कृषि के विकास के लिए नए विभाग का निर्माण कराया जिसे दीवान-ए कोही कहा गया। किसानों की जुताई के लिए बीज लेने की सहायता प्रदान की गई। फसल जो है बर्बाद होने पर भी वह ऋण दिया जाता था। अन्य महत्वपूर्ण जो है सुधार चांदी की कमी से
पार पाने के लिए प्राकृतिक मुद्रा का भी चलन किया। हालांकि ये योजना असफल हुआ तथा इससे जो सल्तनत की भारी आर्थिक नुकसान पहुंच गया। आखिर चांदी की जगह पर जो प्राकृतिक मुद्रा का चलन क्यों किया गया, क्या कारण था? तो देखिए ये बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह उठाता है। अब तुम देखिएगा तब ना पता लगेगा कि भाई आखिर है इसमें क्या, चांदी की जगह उसने क्यों पैसे को बदला, आखिर क्या मूर्खता थी इसके अंदर, और मूर्खता थी तो क्या उसके नीति में कोई खोट थी? चलिए देखते हैं। देखिए प्राकृतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा आरंभ की गई नए विवादग्रस्त योजना प्राकृतिक मुद्राएं का प्रयत्न था। अब देखिए बार बार यहाँ विवादित मत क्यों आते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक अच्छा करना चाहता था, लेकिन कुछ खोट और कुछ मंत्रियों की चापलूसी की वजह से उसका बुरा ही बुरा होता चला जा रहा था। ठीक है, इसमें बर्नी के अनुसार सुल्तान ने प्राकृतिक मुद्रा का प्रचलन आरंभ किया था कि अति विस्तारवादी योजनाओं की वजह से तथा अत्यधिक उदारता की वजह से खजाना खाली हो चुका था। कुछ इतिहासकार का मत है कि उन दिनों विश्व स्तर पर चांदी की कमी थी, इसलिए भारत भी इससे अछूता नहीं था। अंततः सुल्तान को चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाने पड़े। देखिए इस सभी स्कॉलर की अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन बात ये नहीं थी। बात बेशक यहाँ पर चांदी की थी, तो जैसे कि मैंने बीए में बताया था बच्चों को, उसमें ये बात थी कि उसने इतने चांदी के सिक्के चलाए कि वहाँ पर डुप्लीकेट सब आ गया, और डुप्लीकेट की पहचान के लिए उसके पास कोच विभाग नहीं था, यानी उसके लिए कोई जासूस विभाग नहीं था, जिस कारण से जो खरा जो चांदी थे वो लोगों ने अब छुपा लिया अपने घरों में, और जो डुप्लीकेट थे वो बाज़ारों में उतार दिया, जिसके वजह से चांदी की इतनी कमी पड़ गई कि इसका खजाना ही खाली हो गया। तो जो सच्चाई है उस बात पे गौर करो। मोहम्मद ने चांदी के सिक्के के स्थान जो है टाका के नाम से जाना जाता था, यानी वहाँ पर चांदी के सिक्कों को टाका कहते थे उस समय, के स्थान पर तांबे की मुद्रा यानी जित्तल चलाई थी तथा आदेश दिया कि इसे टाका के रूप में स्वीकार किया जाए। हालांकि प्रत्यात्मक मुद्रा का विचार भारत के लोगों के लिए नया तथा व्यापारिक आम लोगों के लिए इसे स्वीकार करना अत्यंत कठिन था। भाई कठिन तो होगा ही, जहाँ पर चांदी के सिक्के के स्थान पर आप जित्तल तांबे की मुद्रा दे रहे हो, तो वहाँ पर स्वीकार करना बहुत कठिन था। ये बेतुका ऑर्डर था। अब कैसे आप कर सकते हो कि आप चांदी के जगह पर आपको अगर तांबा का सामान मिले तो क्या आप स्वीकार कर लोगे? संभवतः ही नहीं है। चांदी की अपनी कीमत होती है और तांबे की अपनी कीमत होती है, दोनों में काफ़ी अंतर माना गया है, और है भी अंतर, जनरल सी बात है। तो बहुत से जो है व्यापारी आम लोगों के लिए इसे स्वीकार करना उस समय भी बहुत कठिन था, लेकिन कहते हैं ना, शासन जो चाहता है वही करना पड़ता है। आपने फुल ऑफ किंगडम तो पढ़ा ही होगा, यानी दिन का रात, रात को दिन करना होता है। तो यही बात है कि सरकार के बेतुका फैसलों की वजह से लोगों की बड़ी परेशानी आती है, और यही जो है यहाँ पर भी किया गया। सरकार लोगों के नए सिक्के ढालने से रोक न सकी, ज़्यादा ही बाजार में नकली जो है प्रत्यात्मक मुद्राओं की बाढ़ आ गई। आपने देखा, मैंने कहा था ना कि ये बात स्वीकार किया गया था। इसमें स्कॉलर ये कहते थे कि उसमें चांदी की कमी थी। चांदी की कमी नहीं थी, चांदी सिमट गई थी, जिसको आप कहते हो, क्या कहते हो? आपको पता है ना, जो हम छुपा लेते हैं घरों में पैसा, उसको क्या कहते हैं? आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी थी, यानी देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आज के समय में भी ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा कभी प्याज की रेट बढ़ जाती है तो रीज़न क्या रहता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, प्याज की स्टॉक को है पहले ही घरों में ढेर लगा लेते हैं, और बाज़ार में इसकी शॉर्टेज हो जाता है। जब बाज़ार में शॉर्टेज होता है तो आपको पता है कि इसकी रेट तो बढ़ेगी। तो यही हुआ इसके साथ भी कि लोगों ने क्या किया, चांदी के जितने सिक्के थे उसको स्टॉक करके रख लिया, घरों में छुपा लिया, और वहाँ पर उन्होंने जो है नकली जो बना के बाज़ारों में उतार दिया। तो बाज़ार में जो है नकली की भरमार पड़ गई, ओरिजिनल छुप गई सारे के सारे, जिसके वजह से जो है यहाँ पर बहुत बड़ी नुकसान हो गई अर्थव्यवस्था का। मोहम्मद तुगलक के लिए ये सबसे बड़ी नुकसानदायक परिस्थिति थी। सरकार और नए सिक्के ढालने से रोक ना सकी, और जल्द ही बाजार में नकली प्रत्यात्मक मुद्राओं की बाढ़ से आ गई, और बर्नी के अनुसार लोगों ने सिक्के घर से ही ढालने आरंभ कर दिया। हर घर में जो है सिक्का डालने की आरंभ प्रथा चलने लगी। अंत सामान्य जनता के लिए सरकारी सिक्के तथा लोगों द्वारा ढाले सिक्कों में अंतर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अंत सुल्तान को ये योजना आपस लेनी पड़ी। जैसे आप भी देखते हो कि भारत में भी बहुत जगह नकली नोट छापे जाते हैं, और नकली नोट में और ओरिजिनल नोट में पहचान करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कई जगह सरकार ने ऐसी खेपों को पकड़ी है, जिसके आपको कोई दो राय नहीं है। आपने न्यूज़
अखबार में सब में देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा, आपसे ये बात को छुपा तो है ही नहीं। तो सरकार अगर चाहती है अगर देश में अच्छे से अच्छे प्रबंधन हो तो सबसे पहले जो है उस पर नकली नोटों पे जो है नकेल डालने पड़ेंगे, तभी भारत जो है अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक सुल्तान बना और उसके शासनकाल में कोई भी नया क्षेत्र नहीं जीता गया। ठीक है, यानी फिरोज शाह तुगलक जो है के बाद भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, लेकिन कहते हैं इस काल में कोई भी नया क्षेत्र नहीं जीता गया। बहुत ही कमज़ोर शासक था और उसके विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए बहुत ही प्रयत्न किए गए। हालांकि दिल्ली पर शासन की पकड़ फिरोज शाह के उत्तराधिकारी के समय में ढीली होने लग गई और सन 1300 जो है 98 में जो तैमूर के हमले ने सुल्तान को हिला कर रख दिया और जो है तुगलक साम्राज्य के अंतिम दिनों में 1412 ईस्वी में सल्तनत उत्तर भारत के एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गई। अब जर्नल सी बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो कि पढ़ा लिखा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उससे जो है इतनी बड़ी गलतियां हुई, तो फिरोज शाह तुगलक से सल्तनत संभालना स्वाभाविक बात ही नहीं था। और संभालता कैसे, इतने बड़े बहुत बड़े था, लेकिन इतने बड़े राज्यों को संभालना फिरोज शाह तुगलक के लिए संभव ही नहीं था, और जिसके वजह से ये जो है 1400 के आसपास जो है सिमट की छोटी सी जो है हिस्सा में बदल गया। कई राज्यों में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी बहुत से छोटे छोटे राज्य जो थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसके वजह से फिरोज शाह तुगलक के लिए शासन करना स्वाभाविक बात ही नहीं था। पूर्व में उड़ीसा तथा बंगाल पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर चुके थे और जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में कई हिस्सों में नए वंश का उदय हुआ। शरारती के प्रशासन और दक्कन तथा जो है दक्षिण में विजयनगर और ब्राह्मी जो है राजनीतिक शक्तियाँ बन गई। जो पंजाब का बड़ा हिस्सा स्वतंत्र सरदारों द्वारा जीत लिया गया और गुजरात और मलवा स्वतंत्र हो गए। राजस्थान के राजपूत सल्तनत के अपनी स्वामी स्वीकार नहीं कर रहे थे, जो कि बहुत बड़ी विडंबना थी। और कहते इसी के साथ साथ जो है तुगलक वंश का जो है खत्म हो गया। तो कह सकते हो कि यहाँ पर जहाँ हमने मोहम्मद बिन तुगलक की जो है अच्छी नीति पढ़ी, कह नहीं सकते कि बुरी नीति थी, लेकिन फिर भी कहते हैं जब राजा अगर कार्य कर रहा हो तो प्रजा का भी है साथ देना और उसके मंत्रियों को भी है जो आगे आके चलना। लेकिन मंत्री सब नहीं दिए साथ, इसलिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक की हर एक फैसला जो थी एक बुराई में बदल गई, जिसकी वजह से उसका सल्तनत जो है ख़त्म होने के कगार पे आया और ख़त्म भी हो गया। फिरोज शाह तुगलक से संभला नहीं, और इसके साथ ही जो है दिल्ली में देखा जाए तो सुल्तान जो है यहाँ तुगलक वंश का खात्मा हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आगे देखना मत भूलना, ठीक है, नहीं तो अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। और साथ में एक बात और भी नहीं भूलना है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।